हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयूर शर्मा, आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर फिर दोबारा से आपके सामने। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो इस साल आपके बोर्ड में यानी कि CBSE 23 में जो आप पेपर देने जा रहे हैं CBSE 12th का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक जो हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं, लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का क्या है और इसमें बोर्ड में इसको हमें किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। हमारे पास में रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस एक एरिया पर भी डिपेंड करता है। ये दो फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लेंथ और एरिया, यानी लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये L/A, और यहां पर हमें एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ता है LA, L/A। अब ये जो रो है ये हमारे पास में इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। अब ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, इसका दूसरा नाम भी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर बेसिकली है क्या कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टिविटी को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। रेजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल्स में कंपैरिजन देता है कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है, यानी जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगी और किसमें करंट कम फ्लो करेगी। तो हमारे पास में अगर हम इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे पास में RA/L आ जाती है। ठीक है बच्चे, तो रेजिस्टिविटी RA/L आ रही है। ठीक, देखने में ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टिविटी एरिया से चेंज होगी, रेजिस्टिविटी लेंथ से चेंज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास में रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास में ML/NE²A τ। ये जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस का फिजिकल पैरामीटर्स में है और यहाँ पर ये जो है वो हम A/L यहाँ पर करेंगे। अब ये एरिया और ये एरिया, लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा क्या, M/NE² τ। यानी कि ये जो रेजिस्टिविटी है फाइनली दो फॉर्मूले हमारे पास में है। ये फॉर्मूला बेसिकली जनरल फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो हमें ये बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम मेनली इस फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन जो है वो पिछले बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और वो रिपीट भी होते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट जो आज मैं समझा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब बात आती है कि यहाँ पर पहले हम इस फॉर्मूले को स्टडी करना चाहते हैं, तो फॉर्मूले को स्टडी करने के लिए हमारे पास में तो यहाँ पर हम देखें तो M क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे पास में दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एक N पर और दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है, एक टाउ पे। तो टाउ जैसे कि हम जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम होता है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन बीच में फिक्स पॉजिटिव आयन से टकराता है। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम इंटरवल होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो एक तरीके से रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल्स के अंदर कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी से हम कंपेयर करते हैं कि कौन से मटेरियल में कितना अच्छा कंडक्टिविटी है, मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगी या कम फ्लो करेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है वो जो है वो हम यहाँ पर अब स्टडी करना चाहते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर देखना चाहते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किसकी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की। किस पर? टेम्परेचर पे। और ये जो दो फैक्टर आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं एन और टाउ, ये दोनों ही किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टेम्परेचर पे। अब वो कैसे कैसे करेंगे और किस मटेरियल में कौन सा फैक्टर काम करता है, इसके ऊपर बोर्ड के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी होते रहते हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक अभी हम देखना चाहते हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। तो उसके लिए पहले हमें ये दो फैक्टर डिपेंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो यही है कि राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। तो वो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या था वो? रो इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था यही आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखने के लिए भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 मार्क्स में अकेला ये फॉर्मूला लिखने के लिए आता है। तो आपको ये फॉर्मूला सबसे पहले याद करना है। अब इस फॉर्मूले में दो फैक्टर हैं, एम और ई यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, एन और ये टाउ। तो एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया रिलैक्सेशन टाइम, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा टकराएगा एक कॉलेजन से दूसरे कॉलेजन के बीच में जो टाइम होता है उसे टाउ कहते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं किसकी? मेटल्स की। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो क्या है? राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। तो फिजिकल पैरामीटर्स का मतलब यहां पर यह है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को चेंज करते हैं। तो वो दो फैक्टर है, एन और टाउ। और एन और टाउ के टर्म्स में ये फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल चेंजेस ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से, बढ़ाने से या कम करने से मेटल की रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहले मेटल्स की बात करेंगे, इसके आगे फिर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम एलॉयज की बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ये चार मटेरियल पर क्वेश्चन आता है। तो जैसे हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास में मेटल्स कौन है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जिसका मतलब जिनके पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इनमें से इनके अंदर जो एटम्स हैं वो ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। तो एक तरीके से आप देखते हैं ना, अंबानी करोड़ों रुपया है, तो वैसे हमारे मेटल्स हैं, इनके पास बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन। जैसे अंबानी के पास बहुत सारा पैसा, वैसे ही इसके पास मेटल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे मेटल्स के अंदर, यानी कि ये जो पहला वाला फैक्टर है एन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री स्टेट में भरे पड़े हैं।
यानी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे कम करोगे तो बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से बाहर आ जाते हैं तो उनका नंबर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में, तो मेटल्स के बाद इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, पहले से ही फ्री है, ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। या हम ये कहें कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होती तो फिर क्या चेंज होता है, तो फिर चेंज होता है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो होती है वो टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और टाउ दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब कैसे, हमने यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा। कोई चीज़ अगर तेज चल रही है तो वो जल्दी पहुँचेगी, यानी कि उसको टाइम कम लगेगा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टाउ कम हो जाएगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो टाउ बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब इसको देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जिससे कि आपको ये एग्जाम में याद रहे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स चेंजेस विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, वो तेज चलने लगे, तेज चलेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो टकराने से अगर आप बार बार चल रहे हैं और बार बार आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ रही है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब आप भले ही तेज स्पीड ला रहे हैं फिर ब्रेक लगा दिया, फिर स्पीड बढ़ी फिर ब्रेक लगा दिया, तो आप में रुकावट, यानी आपके चलने में प्रॉब्लम आ रही है, हिंड्रेंस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट पैदा हो रही है, और उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हुआ, कम हो गया और रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत आई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई, यानी कि ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट जो है वो हमारा कम हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए आसानी रहेगी और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। इसी पे अगर हम साथ के साथ देख लें तो कंडक्टिविटी जो होती है, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी के कैसे होती है, रेसिप्रोकल होती है, या आप कह सकते हो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी कम होगी, और रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टिविटी की जगह पे टर्म कंडक्टिविटी भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है फिर कंडक्टिविटी के टर्म्स में, यानी कि 1/ρ चेंज हो जाता है और NE² टाउ डिवाइडेड बाय m हो जाता है। तो ये एक ही चीज़ के दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी बच्चे के 100 में से 70 मार्क्स आए, ठीक है, तो ये तो हमने दिखाया कि कितने मार्क्स आए, और हमने ये कहा कि 100 में से 30 मार्क्स नहीं आए। तो बात तो एक ही है, लेकिन हम कह कैसे रहे हैं कि एक आए यानी पॉजिटिव चीज़ हो गई, और एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है कि 30 नहीं आए। तो सेम चीज़ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, और रेजिस्टिविटी हमें ये एस्पेक्ट दिखाता है क्या, कि करंट कितनी कम फ्लो करेगी। तो कुल मिलाकर अभी हमने क्या सीखा कि मेटल्स में, गुड कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर कम करने से कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इस पूरे चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिलैक्सेशन टाइम। पहले केस में रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ और दूसरे केस में रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया। अब इसी के साथ में देखिए, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला लिखने के लिए आता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पर क्या चेंज आएगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा इसी पे क्वेश्चन आता है कि आपको ये ग्राफ में शो करना है। ग्राफ में कैसे शो करना है, अब आपके पास में क्वेश्चन बनेगा, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर अ मेटल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में कॉपर या कॉपर वायर भी दे देते हैं, ठीक है, सिल्वर वायर दे सकते हैं। तो कॉपर और सिल्वर अल्टीमेटली है क्या,
मेटल ही तो है, तो आपको सेम ग्राफ किसके लिए बनाना है, उन्हीं के लिए बनाना है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द मेटल्स और ड्रॉ द ग्राफ फॉर द कॉपर वायर, ठीक है, या सिल्वर वायर या एल्यूमिनियम वायर, दीज आर ऑल मेटल्स। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहां पे हमारे पास में जो ग्राफ होता है वो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं तो रेजिस्टिविटी 0 केल्विन पर 0 मानी जाती है एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये बेसिकली आइडियल ग्राफ है। असलियत में कॉपर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पहले तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है यूनिफॉर्मली, लीनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, फिर वो नॉन लीनियर यानी कर्व हो जाता है। तो अगर आपको कॉपर वायर आता है तो इस ग्राफ की जगह पर आपको ये ग्राफ बनाना चाहिए। इसमें हल्का सा हम क्या करेंगे, आगे जाकर कर्व कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये वाला जो ग्राफ देखा है तो ये आइडियल ग्राफ है, जिसमें हमने ये देखा कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली जाएं, प्रैक्टिकली जैसे कॉपर वायर के लिए जाएं, जैसे कि एग्जाम में आपके लिए मेटल की जगह पर अगर कॉपर वायर आता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ में लीनियरली चेंज होती है, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, यानी कि उसमें नॉन लीनियर यानी प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना रहकर वो नॉन लीनियर चेंज हो जाता है। तो हमारे पास में कॉपर जो का वायर जो होता है उसके लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये पहले एक स्ट्रेट लाइन होगा और आगे जाकर ये इस तरीके से कर्व हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मैंने ये यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनाई है जिसमें ये बता रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही है। यहाँ पर भी मैंने टेम्परेचर केल्विन में लिया है, ठीक है, और ये आगे जाके कर्व हो रहा है। तो ये हमें ये बता रहा है कि जो रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है और ये नॉन लीनियरली चेंज हो रही है। अब देखिए इसमें एक ग्राफ और आपको बुक्स में देखने में मिलेगा या कहीं पे आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पर अगर हम केल्विन की जगह पर डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं तो यानी हमने यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टिविटी जो है अब हमने टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया। तो डिग्री सेंटीग्रेड और इस केल्विन में क्या फ़र्क है, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 केल्विन। अब इस टेम्परेचर को मैं लिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी 273 केल्विन, यानी 0 केल्विन से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आकर 273 डिग्रीज का फर्क आ गया। तो जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालते हैं, खासकर मेटल्स का, तो रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ होगा, रेजिस्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये इंटरसेप्ट यहाँ पर हमको दिखाना पड़ेगा, जो हमें ये बता रहा है कि ये इसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी है। तो ये तीनों ग्राफ जो है बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये वाला रेजिस्टिविटी केल्विन स्केल के लिए यानी केल्विन टेम्परेचर के लिए, ये कॉपर वायर के लिए जनरली हम बनाते हैं। ये अगर टेम्परेचर अगर आपको बोलता है डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ आता है, यानी कि इसके अंदर ये हमारे पास में ये इंटरसेप्ट ये बता रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेटल की इनिशियली कोई एक रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो रो नॉट का मतलब यहाँ पर यह है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। तो ये हमारे पास में पहला हमने मटेरियल डिस्कस किया जो जिसे हम मेटल कह रहे हैं, अच्छे कंडक्टर्स में जो आता है, ठीक है भाई। अब जो दूसरा मटेरियल जो आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए आता है और कभी कभी इसके अंदर हम कार्बन
G stands for germanium, Si stands for silicon, C stands for carbon। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे ऊपर बोरोन होता है, बोरोन के नीचे कार्बन, ठीक है, ठीक है, और उसी के नीचे फिर ये जर्मेनियम और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है, बोरोन उसके आगे कार्बन होगा और कार्बन के नीचे सिलिकॉन और फिर उसके नीचे जर्मेनियम। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो बोरोन फिर कार्बन के नीचे हमारे पास नीचे कौन होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। तो हमारी जो यूनिट नंबर 9 है वो इन्हीं के बारे में है। और आज की जो आपका मोबाइल है या कोई भी डिजिटल सर्किट है उसमें जो बेसिक मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी हायर देन इंसुलेटर्स एंड लेस देन मेटल्स। मतलब यानी इनके अंदर करंट इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम फ्लो करती है। अगर मैं इसको रेजिस्टिविटी में बात करूं तो इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मेटल्स की जगह पे सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था मेटल जो है वो भाई हमारे अमीर लोग हैं, क्यों, क्योंकि भैया उनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इसलिए ये सेमीकंडक्टर्स है। सेमी का मतलब होता है आधा, आधा कंडक्टर मतलब यानी कि इसमें कंडक्टिविटी लो है, बहुत कम है, और रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स के कंपैरेटिवली हाई है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली टाउ क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन के नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर डिपेंड करता है कि या उनके टाइमिंग पर डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा और कितनी जल्दी जल्दी कॉलिजन्स होंगी तो रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होता जाएगा और रेजिस्टिविटी मेटल्स में बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टकराने वाले चार्ज कैरियर यानी कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो कोलिजन्स होती हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो ये यहाँ पर ये जो पहला फैक्टर था 1/टाउ ये यहाँ पर काम नहीं करता। तो ये वाला फैक्टर किसमें काम कर रहा था, मेटल्स में। अब इसमें ये जो दूसरा फैक्टर है N, ये किसमें काम करेगा, ये काम करेगा सेमीकंडक्टर्स में। बेसिकली जर्मेनियम, सिलिकॉन या कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब इनकी 4 वैलेंसी होती है। तो जब ये मटेरियल फॉर्म करते हैं तो अपने आसपास 4 एटम से कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं जिससे इनके इलेक्ट्रॉन वहां पर बॉन्ड में फिक्स होते हैं। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो बॉन्ड टूटने लगते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं। उनके टूटने से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं तो N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से N की वैल्यू बढ़ती है। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो कम होने लगती है। इसी में अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो N कम हो जाएगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सेमीकंडक्टर्स में उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया कि वहां पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो रेजिस्टिविटी बढ़ाने से, सॉरी मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ गई थी टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स की। यहां पे उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बॉन्ड्स टूटे, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बढ़ गई। अब जैसे वहां पे ग्राफ पूछा जाता है, यहां पे भी ग्राफ आता है। अब वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन या कार्बन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इन तीनों में से किसी के लिए भी आ रहा है या डायरेक्ट सेमीकंडक्टर आ रहा है तो आपको यहां पर ग्राफ जो बना के आना है
वो यहां पर टेम्परेचर के साथ में ये जो ग्राफ है वो बनाना है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने 2 पॉइंट यहां पर हमने डिसाइड किए, ए और बी। अब देखिए यहां पर है क्या, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये ग्राफ क्या समझाना चाह रहा है। जब हमारे पास में टेम्परेचर T1 था तो रेजिस्टिविटी ρ1 थी। अब ये टेम्परेचर बढ़कर T2 हो गया तो ये रेजिस्टिविटी कम होकर रेजिस्टिविटी ρ2 हो गई। तो ये ग्राफ ये बताना चाह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके लिए है, सेमीकंडक्टर्स के लिए। जर्मेनियम आता है या सिलिकॉन आता है तो भी आपको ये करना है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब एक और क्वेश्चन बोर्ड में आता है, वो होता है हमारे पास तीसरे टाइप के मटेरियल के लिए। तीसरे टाइप के मटेरियल के लिए हमारे पास में आते हैं, नाउ वी हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एलॉयज। ठीक है, इनके नाम जो है वो आपको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला नाम है मैंगानिन और दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्स्टेंटेन। अब ये जो 2 मटेरियल हैं मैंगानिन और कॉन्स्टेंटेन, ठीक है, पहले के क्वेश्चंस में एक और की बात होती है नाइक्रोम। ठीक है, ये 3 एलॉयज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है और जो आते हैं वो मैंगानिन और कॉन्स्टेंटेन पे आते हैं। तो मैंगानिन और कॉन्स्टेंटेन पर जब जो आ रहे हैं तो इसमें है क्या, तो आपके पास में इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनता है या बोर्ड में इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या स्टैंडर्ड रजिस्टर्स या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंट कॉइल्स, या आगे हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज वायर। पहले हमारे सिलेबस में पोटेंशियोमीटर था तो उसमें भी जो वायर यूज करते हैं हम वो इन मटेरियल्स का करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। स्टैंडर्ड रजिस्टर यानी कोई भी सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए रेजिस्टेंस की। तो उसके लिए जैसे हम कोई भी चीज़ है तो उसमें हम रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उसको लगाते हैं। अब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो, वो फिक्स रहे। अब प्रॉब्लम क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से नॉर्मली रेजिस्टिविटी या तो बढ़ रही थी मेटल्स की और सेमीकंडक्टर की कम हो रही थी, लेकिन इन एलॉयज को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर 2 स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। पहली क्वालिटी यहां पर यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, रेजिस्टिविटी आप कह सकते हैं डज नॉट चेंज। ये तो खैर आइडियल स्टेटमेंट हो गया, या आप इससे कह सकते हैं नेग्लिजिबल चेंज। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी में नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है या ये चेंज नहीं हो रही। कब, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपने अपना मोबाइल चार्ज किया, तो मोबाइल चार्ज करते समय आप जब चार्ज करने के बाद में उसे देते हैं तो आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, तो ऐसी सर्किट भी अंदर गर्म हो जाते हैं। तो जब वो सर्किट की जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जब वो हीट होते हैं तो उनके अंदर लगे हुए जो रेजिस्टेंस होंगे उनका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन उनको अगर हम देखें तो सर्किट में जो स्टैंडर्ड रजिस्टर हैं, जैसे आप लैब में जाते हैं तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, कभी आप उसको देखिएगा, उस पर लिखा होगा कॉन्स्टेंटेन कॉइल्स। तो उन कॉइल्स को स्पेशली क्यों रखा गया है उसमें, कि अगर किसी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टिविटी चेंज ना हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर। अब हमारा बेसिकली काम क्या है इसका, रेजिस्टेंस देना, रेजिस्टिविटी, तो उसके लिए हाई चाहिए, तो कम टेम्परेचर में भी इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। अब मैं आपको इसको पूरे टॉपिक को एक क्वेश्चन की तरह पहले बता रहा हूं और फिर उसका आंसर की तरह बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, विच मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग
स्टैंडर्ड रजिस्टर्स और वायर यूज्ड इन मीटर ब्रिज। तो उसके लिए आपका आंसर होगा मैंगानिन एंड कॉन्स्टेंटाइन आर यूज फॉर दिस पर्पस, दैट इज मेकिंग फॉर स्टैंडर्ड रजिस्टर एंड वायर फॉर द मीटर ब्रिज। तो ये पहला आंसर और पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा रीजन मतलब व्हाई दीज मटेरियल्स आर यूज्ड, ठीक है, इन मटेरियल को क्यों यूज करना चाहिए। तो उसमें 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट ये लिखना है, क्या लिखना है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ दीज मटेरियल्स रिमेन्स कांस्टेंट या डज नॉट चेंज और चेंजेस नेग्लिजिबली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से इन सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल चेंज होती है या चेंज नहीं होती। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इनकी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है कम टेम्परेचर पे। तो ये मटेरियल यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन यहां पे मेनली बोर्ड में आ चुके हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, सैंपल पेपर को चेक करेंगे तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत जगहों पे दिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में एक सब्सटेंस और आता है और वो जो सब्सटेंस है वो हमारे पास में, ठीक है, वो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जनरली जो लिक्विड्स होते हैं दे आर इंसुलेटर, उनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती। जब हम उसमें सॉल्ट डालते हैं जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, NaCl, तो जब वो पानी में जाते हैं डिजॉल्व होते हैं, जो आपकी बैटरी होती है जो आपने इन्वर्टर में देखा होगा तो उसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। उसमें जब हम उसको सॉल्ट को डालते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, वहां आयंस टूटते हैं और लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू दोज आयंस एंड दोज आर कॉल्ड चार्ज कैरियर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल, तो वहां पे भी ये दोबारा से आएगा और वहां पे भी हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है और उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और वो जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, तो इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। विस्कोसिटी एक तरीके का फ्रिक्शन होता है, जैसे आप कोई चीज को धक्का देते हैं तो वो रुक जाती है क्योंकि उसमें सॉलिड फ्रिक्शन, 2 सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है जो उसकी मोशन को रोक देता है। ऐसे ही आपने देखा होगा लिक्विड को स्टीयर यानी घुमा के हम उसको निकाल लें और उसको घूमने दें, थोड़ी देर वो घूमते घूमते रुक जाता है। तो इस क्यों रुक जाता है, क्योंकि उसकी लेयर्स के बीच में क्या होती है, विस्कोसिटी। तो ये भी एक तरीके का रेजिस्टिव फोर्स होता है, या इसकी वजह से रेजिस्टिव फोर्स बनता है जो मोशन को रोकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो गई, और विस्कोसिटी कम होने का मतलब ये है कि जो आयंस हैं वो इजीली फ्लो करेंगे, उनका आना जाना आसान हो गया, यानी कि अल्टीमेटली हमारी रेजिस्टिविटी कम हो गई। ये भी क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ चुका है। तो ये ऐसे नहीं आता, इसमें आता कैसे है कि हाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल चेंजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, उसका रीजन मैंने भी आपको बताया, आंसर अभी मैंने आपको बताया। तो आपको लिखना क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस एंड हेंस द फ्लो ऑफ आयंस बिकम्स इजी एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली रेजिस्टिविटी के ऊपर था, और उसमें ये जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको जरूर तैयार करिए अपने बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और ये टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।